हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कवर करेंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर कर लिया था और प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना अधूरे हैं। तो आज की क्लास में हम प्राइम मिनिस्टर को पूरा करते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 78 को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऐप के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को, सभी जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा बहुत डिटेल में, और ये पूरा बैच रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। एक बैच एसएससी इकोनॉमी का और एक बैच एसएससी पॉलिटी का चल रहा है। परचम ऐप की क्या खूबी है कि अगर आप लोग कॉम्बो नहीं लेना चाहते हो तो हर एक टीचर के इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको ऐप पर मिलेंगे कि आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है, सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, और अभी 10% छूट के साथ ही सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। आपको कोई कोड अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली 10% छूट के साथ ही आपको वो सारे कोर्सेज अवेल हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने फीस जो है वो रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहता है। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि भारत के अंदर क्या है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट है। भारत का मॉडल कैसा है? पार्लियामेंट्री है। यानी यहाँ पे एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अकेले सारे डिसीजन नहीं लेंगे। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो सबसे पहले तो हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आते हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर से कैसे अलग है। तो पहले आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मॉडल समझ लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है। ठीक है, एक मिनट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए क्या होता है, उसको देखते हैं। देखो होता क्या है, बीच में प्रधानमंत्री है। कौन है बीच में? प्रधानमंत्री है, पीएम है। ठीक है, पीएम के बाद जो अगला सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जो अगला सर्कल होगा वो हमारे स्टेट मिनिस्टर होंगे। स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्टर होंगे वो हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे? डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे। और इस तरीके से ये पूरे का पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूप ले लेता है। ये पूरे का पूरा जो सर्कल है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है। यानी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जो सबसे बीच में है, जो न्यूक्लियस है। कौन है न्यूक्लियस? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सबसे करीब कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री के सबसे करीब नेता होते हैं, जैसे अमित शाह, जैसे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं? स्टेट मिनिस्टर, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। मतलब ये किसी ऑफिस के अंडर नहीं आएंगे, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। देखो, एक तो ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हो, वो तो डिपेंडेंट वाले हो गए, वो अकेले अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनको ऊपर से कमांड मिलेगा और फिर वो अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को जाके सौंप रहे हैं, गृह मंत्री को जाके सौंप रहे हैं, यानी होम मिनिस्टर को जाके सौंप रहे हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और इनको रिपोर्ट सीधा पार्लियामेंट में सबमिट कराना होता है। ठीक है, वो किसी मिनिस्ट्री को जाके रिपोर्ट सबमिट नहीं कराएंगे। उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, जो अभी ताजा मिनिस्टर्स बने हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इस तरीके से ये सब लोग मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बनते हैं। यानी आपको एक चीज ये दिखाई दे रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सब पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर। कहने का क्या भाव है, अब समझो। देखो, अपनी लोकसभा के अंदर कितने लोग हो गए? हमारी लोकसभा के अंदर 545 लोग एट प्रेजेंट हैं। राज्यसभा में 245 लोग एट प्रेजेंट हैं। टोटल 790 लोग एट प्रेजेंट हैं। और ये रूल बनाया हुआ है कि रूल क्या है कि मंत्री कितने हो सकते हैं? लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% ही, लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% ही
आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाल सकते हो। मतलब आप हर सांसद को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्रालय नहीं दोगे। लिमिट है, आप कितने लोगों को मंत्री बना सकते हो, कितने लोगों को मंत्रालय सौंप सकते हो। और वो लिमिट क्या है? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ इज 545। इसके 15% लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होंगे। ठीक है, मैं अब अंदाजे के लिए मान लेती हूँ कि 90 लोगों को या 70 से 80 लोगों को मंत्रालय मिल गया। किसी को गृह मंत्रालय, किसी को कपड़ा मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, किसी को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, इस तरीके से मंत्रालय मिल गया। यानी ये 90 लोग कौन हो गए? ये 90 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा हो गए। अब इन 90 में से कोई 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब होंगे और जिनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली होगी, जिनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली होगी। हम इनको क्या कहेंगे? ये 15 से 20 लोग कौन है? ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ये कौन है? ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, ये 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर है। यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन वो सब सेक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और इंपॉर्टेंस ज्यादा है। प्रधानमंत्री के जो जितना करीब दिख रहा है आपको यहाँ इस डायग्राम के अंदर, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है। ये बातें हमने देख ली थी। इन मंत्रियों को कौन अपॉइंट करता है? देखो, प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के नाम रिकमेंड करने पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ये मतलब हमको ये अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 74 इस बात को कहता है कि इंडिया के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही ये बताएंगे प्रेसिडेंट को कि इस मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट कर दो, इसको गृह मंत्रालय दे दो, इसको वित्त मंत्रालय दे दो, इसको कपड़ा मंत्रालय दे दो, इसको खेल मंत्रालय दे दो, इसको कृषि मंत्रालय दे दो। इस तरीके से सारा जो पोर्टफोलियो है वो प्राइम मिनिस्टर बंटवाते हैं। किसको कह के? प्रेसिडेंट को कह के। और प्राइम मिनिस्टर ही इन मंत्रियों को हटाने को भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, हमारे अनुकूल नहीं चल रहा, तो इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से रिजाइन देना। फिर उस मंत्री को वहां से रिजाइन देना पड़ता है प्रेसिडेंट के कहने पर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अपॉइंट या हटाया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। समझ रहे हो बात को? अब और बातें समझते हैं। अब इन मंत्रियों को अपॉइंट किसने कर दिया? प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इनको ओथ कौन दिलवाता है? ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि हम जितना काम करेंगे वो सीक्रेट करेंगे और भारत के हित में करेंगे। ओथ ऑफ सीक्रेसी, ओथ भी इनको प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? इनको प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल दिमाग में ये आएगा, ये जो मंत्री होंगे ये लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के सदस्य होंगे? तो ये बात हमने पहले भी देखी थी। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होके भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य होके भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन सकता है। जैसे जो ये 70 से 80 लोग या मैंने जो ये 90 लोग अलग चुने जिनको मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाला, हो सकता है इसमें से 30 लोग राज्यसभा के हों और 70 या 60 लोग जो हैं वो लोकसभा के हों। ठीक है, कहीं से भी वो लोग हो सकते हैं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि वो मेंबर होंगे ही होंगे दोनों सदनों में से किसी में से। अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का मेंबर ना ही राज्यसभा का मेंबर, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो भी वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वो अपने मिनिस्टर पद पे रहेगा। 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी हाउस में मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको अपना पद जो है वो त्यागना पड़ेगा, अपना पद रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये इलिजिबिलिटी है। लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, और अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वो मिनिस्टर बना रहेगा। अब और क्या बात हमको जाननी है? नेक्स्ट बात जो अपने को जाननी है वो ये है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2003 का, और जिसमें ये लिमिट फिक्स कर दी थी कि कितने लोग मंत्री बनेंगे। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं।
कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये पॉलिसीज को लागू करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल या एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। मतलब क्या कहने का है? कहता है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम ये पॉलिसी क्यों लाए, इस पॉलिसी से ये हुआ, इसका जवाब दो। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आंसर करेगा सभी एमपीज को, लेजिस्लेचर को। तो एग्जीक्यूटिव तो आंसर करेगा लेजिस्लेचर को, तो एग्जीक्यूटिव नंबर में ज्यादा हो ही नहीं सकते, हमेशा पूछने वाला बड़ा होगा। तो पूछने वाला बड़ा कौन होगा? यानी लेजिस्लेचर ज्यादा होंगी संख्या में और एग्जीक्यूटिव नंबर्स में कम होंगे। इसलिए एग्जीक्यूटिव्स की जो सीटें हैं वो फिक्स कर दी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 15% तक ही लोगों को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ला सकते हो। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये कहा है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बातें भी हमने जान ली। ठीक, अब एक बार हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, फिर जो पॉइंट्स हैं मैं उनको और एक्सप्लेन करूंगी। ये इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल हम लोगों ने देखा। उसके बाद आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक भारत के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब एक बात को समझना, जो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं किसी भी मैटर पे, एड एंड एडवाइस देते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या कह दिया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कह दिया था? ये रूल बना दिया था कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये जितनी भी सलाह है ये बाइंडिंग होगी, प्रेसिडेंट उनकी बात को मना नहीं कर सकते। लेकिन बाद में विरोध करने के बाद, रिवोल्ट करने के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये कह दिया कि प्रेसिडेंट जो है केवल एक बार उनकी सलाह को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, केवल एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से तो ये कह दिया था कि प्रेसिडेंट को जो भी सलाह मिलेगी वो बाइंडिंग है, वो माननी पड़ेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से कह दिया कि एक बार आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। कब ऐड हुआ? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको ऐड किया। ठीक है, और साथ में ये कह दिया, क्या कह दिया कि जैसे किसी को मंत्री बना दिया, जैसे किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री बना दिया, ठीक है, इस व्यक्ति को मंत्री बना दिया, लेकिन ये व्यक्ति जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, चाहे कांग्रेस से है चाहे बीजेपी से, जिस पॉलिटिकल पार्टी से है, अगर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, भाई इसने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा था, इसकी सीट ही डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है, या इसने कोई कानून का उल्लंघन कर दिया और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो जैसे ही इसको इसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी ये वो मंत्री भी नहीं रहेगा। जैसे ही ये एमपी की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसी वक्त इसको मंत्री के पद से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से शामिल हुई है। ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाती है हमारी ऐप पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात आप पढ़ सकते हो। ठीक, उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब हुआ? लोकसभा के अंदर जो भी कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होती है। कोई पॉलिसी आई, कोई पॉलिसी हटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होती है। लेकिन अगर यहाँ शब्द आ जाए पार्लियामेंट तो ये गलत हो जाएगा, ये केवल लोकसभा के प्रति ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं कहूँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है? इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी प्रेसिडेंट की तरफ होती है। किसकी तरफ? प्रेसिडेंट की तरफ होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये व्यक्ति मंत्री बना रहेगा, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये मंत्री बने रहेंगे। हालांकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को हटा नहीं सकते हैं।
पर फिर भी ये शब्द लिखे गए हैं कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। प्रेसिडेंट नॉन प्लेजर कब होंगे? प्रेसिडेंट का प्लेजर कब समाप्त होगा? जब प्रधानमंत्री उनको कह देंगे कि ये मंत्री हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो इसको हटा दो। ठीक है, ये मंत्री हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, इसको हटा दो। ठीक है, अच्छा जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, यानी उनके हेड की डेथ हो जाती है, तो पूरे का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, पूरे का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब जाएगा। इसीलिए कहा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये इकट्ठे हैं, सब एक यूनिट है। ठीक है, तो मतलब ये सिंक भी एक साथ करेंगे और स्विम भी एक साथ करेंगे, स्विम भी एक साथ करेंगे और सिंक भी एक साथ करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। क्या आ जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऐसा नहीं है उन कुछ मंत्रियों में से कुछ ही मंत्री जाएंगे, नहीं, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दे विल स्विम एंड सिंक टुगेदर। इसको कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर तरीके से काम नहीं कर रहा, और प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट को ऐसा कह देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दो, तो अकेला फाइनेंस मिनिस्टर हटेगा ऐसा नहीं है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएगी। लोकसभा में जो भी एक्शन होगा वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रभावित करेगी, लेकिन प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो एक मंत्री को प्रभावित कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने को कहा है तो केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही हटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएगी। इसलिए कहा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एक और बात आपको बताती हूँ, ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अगर इनमें से ये जितने भी मिनिस्टर होते हैं ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, अगर इनमें से एक भी मिनिस्टर अगेंस्ट चला जाए किसी डिसीजन के, भाई मान लीजिए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ये चाहती है कि राम मंदिर बने, ठीक है, राम मंदिर बने, और उधर एक मंत्री इसमें से ऐसा कह देता है, कोई एक्स नाम का मंत्री ऐसा कह देता है कि मैं तो नहीं चाहता, तो उस एक्स मंत्री को हटा देंगे, चाहे उसको वो डिसीजन पसंद है चाहे नहीं है, उसको अपनी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, उसको अपने ग्रुप का साथ देना पड़ेगा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, वो इकट्ठे हैं, समूह है एक। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखोगे। तो ये सब बातें आपको मैं की पॉइंट्स में बता रही हूँ। प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाएंगे इनको, ये हमने बात देखी, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है वो लगातार 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। सैलरी और अलाउंसेस इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और साथ में ही क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक मंत्री लोकसभा का मेंबर है, कहाँ का मेंबर है? लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा की मीटिंग्स में भी जाके बैठ सकता है। ठीक है, या कोई राज्यसभा का मेंबर है वो लोकसभा की मीटिंग्स में भी बैठ सकता है, लेकिन वोट वो अपने ही हाउस में देंगे। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वो लोकसभा में ही वोट देगा, जो राज्यसभा का व्यक्ति है वो राज्यसभा में ही वोट दे, लेकिन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, वोट अपने अपने हाउस में ही देंगे। ये बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेचर एंड एडवाइस, इसके बारे में मैंने आपको बता दी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बाइंडिंग कर दी थी नेचर, जो एड एंड एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कह दिया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या कह दिया कि एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जो किसी भी हाउस का नहीं है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक नॉमिनेट हो जाएगा मिनिस्टर की तरह। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ओथ एंड सैलरी, ये भी मैंने आपको बता दी। ओथ ऑफ सीक्रेसी ये लेते हैं, प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। किस चीज की ओथ लेते हैं? कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता का यानी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे, हम अपनी ड्यूटीज, अपने ऑफिस की ड्यूटीज फेथफुली निभाएंगे, हम लोगों के हित में ही सारा काम करेंगे, वी विल डू एनी एक्शन इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, ये सारी चीज होती है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है ये मैंने आपको बताया, बट एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं। ठीक, ये क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। इसका मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी लोकसभा के अंदर कोई भी गलती हो रही है या कोई पॉलिसी आ रही है उसके लिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। जब लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो 1 या 2 मिनिस्टर नहीं हटेंगे, पूरे का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हट जाएगा, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ मेंबर राज्यसभा के भी हैं,
तो ऐसा नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो केवल लोकसभा के मेंबर हटेंगे, राज्यसभा के बंदे जो मिनिस्टर थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हर मिनिस्टर की ड्यूटी है कि कैबिनेट डिसीजन के साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा, चाहे आपको वो डिसीजन पसंद है चाहे नहीं है, पर आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आपको अगेंस्ट जाना है तो रिजाइन कर दो। ठीक है, आप अगर डिसएग्री हो जाते हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उनकी कैबिनेट के साथ समझ नहीं बैठ रही थी हिंदू कोड बिल पे 1953 में, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। सीडी देशमुख ने भी रिजाइन कर दिया था जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पर इनकी सहमति पूरी टीम के साथ नहीं बन रही थी। आरिफ मोहम्मद ने भी रिजाइन कर दिया था जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में ऑपोजिशन के अंदर ये खड़े थे। ठीक है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी बता दिया था मैंने कि प्रेसिडेंट के टुवार्ड ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। तब तक काम करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। अगर प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं रहेगा तो ये इनको रिजाइन करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट का प्लेजर कब खत्म होगा? जब प्रधानमंत्री उनको ऐसा करने को कहेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रिमूव्स मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ, अब ये क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जब भी लगे कि भाई ये मंत्री तो ऐसा है मेरे अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है, ये मंत्री ऐसा है मेरे हक में नहीं है, मुझे लगता है ये मुझे आगे जाके नुकसान कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह देंगे कि भाई इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो उस ही मंत्री को रिमूव किया जाएगा जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है पूरे का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। बीच में कैबिनेट है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फिर डिप्यूटी मिनिस्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बीच में है कैबिनेट, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डिप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बना के बताया। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए एक बार आप। वैसे मैंने बता दिया है बट फिर भी आप लोग भी देख लीजिए। देखो 70 से 80 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन 70 से 80 में से कोई 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। सारे पॉलिसी डिसीजन ये लेते हैं, लेकिन उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का डिसीजन होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर सब आते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर इनको दे रहा है, लेकिन इस पावर को एक्सरसाइज सही मायने में कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रहा है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्स करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करते हैं। इनकी वीकली मीटिंग होती है गवर्नमेंट वर्क को लेके, मतलब ज्यादा डिसीजन कैबिनेट के ऊपर होता है, ज्यादा पावर भी कैबिनेट के ही हाथ में होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम एक बार और देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहता है? आर्टिकल 74 और 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का जिक्र है, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैबिनेट मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। ये शब्द ही नहीं लिखा हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, पर बाद में आर्टिकल 352 में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से बाद में आर्टिकल 352 में ये शब्द शामिल किया गया है कैबिनेट। क्यों शामिल किया है? पहले क्या था, अकेला प्रधानमंत्री इमरजेंसी लगा देता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये कहा गया कि जब तक प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स का डिसीजन लिखित में प्रेसिडेंट के पास, इन रिटर्न प्रेसिडेंट के पास सबमिट नहीं कराते हैं, तब तक वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। यानी इससे पहले 1978 से पहले कैबिनेट शब्द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। इसको 352 आर्टिकल के अंदर बाद में 78 में डाला है। ठीक है, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का जिक्र जो है वो बार बार लिया जा रहा है आर्टिकल 74 और 75। इसका जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे टाइम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे होता है ना, एक ही मंत्री को 2-3 ऑफिसेज सौंप दिए कि तुम ही वित्त मंत्री हो, तुम ही गृह मंत्री हो, तो ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है कि साइज क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैक्सिमम साइज कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% से अधिक सदस्य जो है वो मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स का रोल क्या होता है? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्हीं के हाथ में होता है। ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के चीफ कोऑर्डिनेटर ये होते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, और इनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पर जनरली बाइंडिंग ही होती है। चीफ क्राइसिस मैनेजर भी यही होते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो चीफ क्राइसिस मैनेजर भी यही होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, लेजिस्लेटिव मैटर है, उनको डील करते हैं। सारा कंट्रोल हायर अपॉइंटमेंट्स पे सब पर कैबिनेट का ही होता है।
फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन अफेयर्स को भी यही डील करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इन्हीं के साथ है। किचन कैबिनेट क्या होता है? अब जैसे आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके बहुत क्लोज हैं। इट मे बी योर रिलेटिव, इट मे बी योर फ्रेंड, इट मे बी योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर चाइल्ड, कोई भी हो सकता है जिसके आप बहुत क्लोज है, जिससे आप सारी अपनी बातें शेयर करते हो, कोई भी हो सकता है ये। ऐसे ही प्रधानमंत्री का भी कोई भी वो व्यक्ति जिसपे वो सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। ये इनफॉर्मल बॉडी होती है, किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल बॉडी होती है। किन लोगों की? ये वो बॉडी होती है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा यकीन करते हैं और अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। इसको किचन कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो और ज्यादा क्लोज है प्राइम मिनिस्टर के। इनफॉर्मल बॉडी है ये, संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, इनफॉर्मल बॉडी है, ठीक है। तो ये कुछ भी कोई भी हो सकती है। ये क्या कह रहा है? ये एक ऐसी स्मॉल यूनिट होती है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में, एक लार्ज कैबिनेट से भी ज्यादा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेती है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सपीडिशियसली काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है इनके साथ सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, क्या बात की है क्या नहीं की है कैबिनेट को भी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊंचा कोई मिनिस्ट्री आ गया जिसको हम किचन कैबिनेट कह रहे हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसमें कोई आउटसाइडर पर्सन्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी के करीब, मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट इज नॉट अ फैक्ट, मान लीजिए कि अनिल अंबानी बहुत करीब हो जाए इनके, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन। और वो डिसीजन कैसे होंगे कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए, बिजनेस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, मतलब वो व्यक्ति की जैसी सोच है वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है। तो ये भी इसका डीमेरिट है, ठीक है। इसके बाद की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या कहता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आप बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं तो ये 4 ऑप्शंस है, यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस, वो किसी भी हाउस का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर उसको सदस्य बनना पड़ेगा। दूसरा क्या है? नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन, मतलब कि वो लोकसभा में ही मेंबर बने 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसा जरूरी है क्या? वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना ही चाहिए या वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। आपको सही स्टेटमेंट छांटनी है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर करने में मैंने आपकी हेल्प की। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।